यह संडे की एक शांत शाम है और पूरे हफ्ते की भागदौड़ आखिरकार सन्नाटे में बदल चुकी है। डिनर के बर्तन धुल चुके हैं, घर के बाकी लोग सोने चले गए हैं और आप किचन टेबल पर चाय के ठंडे होते कप के साथ अकेले बैठे हैं। कमरे की हल्की रोशनी में एक गहरी और साफ शांति छाई हुई है। एक ऐसा पल जहां दिन भर का शोर थम जाता है और आप खुद को अपने ही विचारों के आमने सामने पाते हैं। अगर आप गौर से देखें तो आप लगभग उन्हें अपने सामने बैठे हुए देख सकते हैं, हर उस मनी स्टोरी के शांत भूत जिन्हें इस चैप्टर ने बाहर निकाला है। वहां सुमन है, जो एक भीड़भाड़ वाले मिडिल क्लास मार्केट में अपनी मां की बेबस फुसफुसाहट को दोहरा रही है। हम लोग अमीर नहीं हैं, एक अकेला सेंटेंस जिसने उसकी एम्बिशंस के चारों ओर एक किला बना दिया। उसके बगल में प्रियंका बैठी है, जो रनिंग शूज की एक नई जोड़ी को सीने में अजीब सी शर्म के साथ घूर रही है और सोच रही है कि अपनी खुद की हेल्थ पर पैसा खर्च करना अपने परिवार के साथ धोखे जैसा क्यों लगता है। वहां विक्रम है, जो अपने दूर के रिश्तेदार का बैड लोन चुकाने के लिए अपनी मेहनत से जुटाए इमरजेंसी फंड को एक ही दोपहर में गायब होते देख रहा है और इस अनलिखे नियम में फंसा हुआ है कि जब पूरा परिवार मदद मांग रहा हो तो पर्सनल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना सेल्फिश होता है। टेबल पर थोड़ा और आगे देखें तो आपको आनंद दिखेगा, जिसके हाथ एक ऐसी इमरजेंसी का पे करने के लिए मैच्योर्ड पीपीएफ पासबुक खोलते समय कांप रहे हैं जिसकी उसने कभी प्लानिंग नहीं की थी। जानकी, जो अपने पति के अचानक गुजर जाने के बाद बैंक ब्रांच के बाहर लाचार खड़ी है, उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि वह अपनी ही लाइफ के फाइनेंशियल मैकेनिक्स से पूरी तरह बाहर कर दी गई थी। और अमित, जिसे अपने पिता की वह कड़वी हंसी याद आ रही है जब उसके 20 समथिंग कलीग ने पहली बार रिटायरमेंट प्लानिंग की बात की थी। रिटायरमेंट अमीरों के लिए होता है, हमारे जैसे लोग तो मरने तक काम करते हैं। ये किसी इंस्ट्रक्शनल गाइड के काल्पनिक कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये आईने हैं, उनकी एंग्जाइटी, उनका गिल्ट, उनका डिफेंसिव फाइनेंशियल आर्मर और उनकी खामोश कुर्बानियां ही वे धागे हैं जिनसे आपकी खुद की मनी स्टोरी बुनी गई है। दशकों से आप शायद ये मानते आए होंगे कि आपकी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी आपके कंट्रोल से बाहर की चीजों से तय होती है, जैसे कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी, आपका होम टाउन, आपकी कास्ट, आपके पेरेंट्स का बैंक बैलेंस या फिर वो इकोनॉमिक क्लास जिसमें आप पैदा हुए हैं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की फंडामेंटल सच्चाई, इस पूरी जर्नी के सेंटर में छिपा मेन रिवीलेशन यह है कि आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी आज आपके अकाउंट में मौजूद पैसों से तय नहीं होती। यह उस स्टोरी से गाइड होती है जो आप पैसों के मामले में खुद को सुनाते हैं कि आप कौन हैं। अगर आपकी इंटरनल नैरेटिव आपको बताती है कि पैसा कम है, गंदा है, वोलेटाइल है या सिर्फ दूसरों के लिए बना है, तो आपके हाथों में आने वाला हर एक्स्ट्रा रुपया एंग्जाइटी ड्रिवन खर्चों या डर से ड्रिवन होर्डिंग के जरिए खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्टोरी आपको बताती है कि आप सिर्फ एक सर्वाइवर हैं, तो आप ऐसी ही लाइफ बनाएंगे जो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए बनी हो और ग्रोथ के मैकेनिज्म को समझे बिना हमेशा अगली किसी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। गुड न्यूज़ यह है कि विरासत में मिली ये नैरेटिव कोई उम्र कैद नहीं है, आपकी मनी स्टोरी फिर से लिखी जा सकती है। सेक्शन ब्रेक। अफर्मेशंस के परे बिहेवियरल रीराइटिंग का मैकेनिज्म। जब ट्रेडिशनल सेल्फ हेल्प मैनुअल्स आपके माइंडसेट को बदलने की बात करते हैं तो वे अक्सर कंफर्टेबल क्लीशे पर आकर टिक जाते हैं। वे आपसे शीशे में देखने और पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करने को कहते हैं, जैसे मैं वेल्थ के लिए मैग्नेट हूं। वे आपको विजन बोर्ड पर लग्जरी कारों की फोटोज चिपकाने या सिर्फ विल पावर के जरिए एबंडेंस को मैनिफेस्ट करने की सलाह देते हैं। इंडियन मिडिल क्लास इकोनॉमिक्स की रियल वर्ल्ड में, जहां इन्फ्लेशन कैश सेविंग्स को खत्म कर देता है और सिस्टमिक प्रेशर्स हर तरफ से घेरते हैं, वहां सिर्फ अफर्मेशंस बहुत कम काम आते हैं। आप सोच सोचकर उस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते जो दशकों के लाइव्ड एक्सपीरियंस से बना है। आइडेंटिटी पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं बदलती, आइडेंटिटी एविडेंस से बदलती है। आप सिर्फ खुद को एक नई स्टोरी सुनाकर अपनी मनी स्टोरी को रीराइट नहीं करते, आप इसे ऐसे काम करके रीराइट करते हैं जो आपके ब्रेन को एक नया नैरेटिव अडॉप्ट करने पर मजबूर कर दे। इस बुक के पेजेस में बताया गया हर फाइनेंशियल डिसीजन कभी सिर्फ एक मैकेनिकल मैन्यूवर नहीं था, उनमें से हर एक काउंटर कल्चरल रिबेलियन का एक खामोश वोट था, अपनी आइडेंटिटी को रीराइट करने का एक एक्ट। जरा सोचिए कि जब हमारे पिछले चैप्टर्स के इंडिविजुअल्स ने एक्शन लिया तो असल में क्या हुआ। जब कविता ने सेक्शन 10.2 में अपना पहला 500 रुपीस का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी सेटअप किया, तो उसने सिर्फ एक बैंक ट्रांसफर ऑटोमेट नहीं किया था, उसने 30 ईयर ओल्ड फैमिली के उस विश्वास को तोड़ दिया जो ये मानता था कि इन्वेस्टिंग सिर्फ उड़ाने के लिए, पैसा रखने वाले अमीर बिजनेसमैन के लिए है। जिस पल वह 500 रुपीस हर महीने की 5th डेट को ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स फंड में मूव हुए, उसके ब्रेन ने एक नया स्ट्रक्चरल एविडेंस रिकॉर्ड किया कि मैं एक इन्वेस्टर हूं।
जब परवीन ने सेक्शन 10.5 में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी तो उसने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं खरीदा था। उसने इस फैटलिस्टिक घरेलू सोच को खत्म कर दिया कि जो भी होता है गॉड्स विल है, टाइम आने पर हम मैनेज कर लेंगे। अपनी फैमिली के फ्यूचर के नीचे एक फर्म क्वांटिटेटिव सेफ्टी नेट रखकर उसकी इंटरनल आइडेंटिटी में उधार के टाइम पर जी रहा हूं से बदलकर मेरी फैमिली की बेसलाइन डिग्निटी परमानेंटली प्रोटेक्टेड है हो गई। जब रेशमा ने सेक्शन 11.6 में अपने नए अपार्टमेंट को जॉइंट टाइटल के रूप में रजिस्टर कराने की जिद की तो वह डीड पर सिर्फ एक नाम जोड़ने से कहीं ज्यादा कर रही थी। वह जेंडर्ड फाइनेंशियल साइलेंस की पीढ़ियों पुरानी परंपरा को तोड़ रही थी, जिसने बेटियों और माताओं को सिखाया था कि पैसा सिर्फ पुरुषों का डोमेन है। जिस पल उसकी सिग्नेचर उस रजिस्ट्री पेपर पर हुई, उसका नैरेटिव परमानेंटली शिफ्ट हो गया कि मैं कोई पैसिव बेनिफिशियरी नहीं हूं, मैं इस हाउस होल्ड की एक इक्वल फाइनेंशियल आर्किटेक्ट हूं। सच्चा फाइनेंशियल रीराइटिंग इमोशनल नहीं होता, यह बिहेवियरल होता है। हर बार जब आप कोई एक्सपेंस ट्रैक करते हैं, फीस नेगोशिएट करते हैं, एक अलग इमरजेंसी अकाउंट खोलते हैं या सोशल स्टेटस दिखाने के लिए हाई इंटरेस्ट कंज्यूमर डेट लेने से मना करते हैं, तो आप रीराइटिंग का एक एक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। आप अपने माइंड को एक अनडिनाइएबल प्रूफ देते हैं कि आप अब इंस्टिंक्ट और पुराने डर पर नहीं बल्कि एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। सेक्शन ब्रेक। द 30-मिनट मनी स्टोरी ऑडिट। अपनी इनहेरिटेड नैरेटिव को समझने और एक नई नैरेटिव को एग्जीक्यूट करने के बीच के गैप को भरने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस फाइनेंशियल बिलीफ्स को सामने लाना होगा। आप उस ट्रैप को खत्म नहीं कर सकते जिसे आप मेजर करने से मना करते हैं। आज रात एक पेन, एक नोटबुक और पूरी ईमानदारी के साथ 30 मिनट्स अलग निकालें ताकि आप यह प्रैक्टिकल मनी स्टोरी ऑडिट कर सकें। यह एब्स्ट्रैक्ट जर्नलिंग की कोई एक्सरसाइज नहीं है, यह आपकी बिहेवियरल बेसलाइन को रिवायर करने के लिए डिजाइन किया गया एक डायग्नोस्टिक टूल है। दी मनी स्टोरी ऑडिट। स्टेप 1, स्क्रिप्ट्स को अनर्थ करें। बचपन के दौरान बार बार सुने गए 3 मनी फ्रेजेस को रिकॉर्ड करें। स्टेप 2, यूटिलिटी को इवेल्युएट करें। हर फ्रेज को क्लासिफाई करें, क्या यह आज आपके काम आ रहा है या आपको लिमिट कर रहा है। स्टेप 3, बिहेवियरल काउंटर एक्शंस आर्किटेक्ट करें। हर लिमिटिंग फ्रेज को एक कंक्रीट एक्शन से रिप्लेस करें। स्टेप 4, एक फाइनेंशियल फर्स्ट एग्जीक्यूट करें। 30 डेज के भीतर कंप्लीट करने के लिए 1 स्ट्रक्चरल टास्क सिलेक्ट करें। स्टेप 1, अनर्थ द स्क्रिप्ट्स। पैसे के बारे में ऐसी 3 स्पेसिफिक फ्रेजेस, वार्निंग्स या कहावतें लिखें जो आपने बड़े होते हुए सबसे ज्यादा सुनी हैं। उन्हें सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए फिल्टर मत कीजिए, वही एग्जैक्ट वर्ड्स लिखिए जो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल्स डिनर टेबल पर यूज करते थे। कॉमन मिडिल क्लास स्क्रिप्ट्स में शामिल हैं, बुरे समय के लिए एक रुपया बचाओ, बैंक्स या शेयर मार्केट्स पर ट्रस्ट मत करो, सिर्फ गोल्ड और ब्रिक एंड मोर्टार ही रियल हैं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, हम जैसे लोगों को उसी में संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास है। स्टेप 2, इवैल्यूएट यूटिलिटी। हर फ्रेज के बगल में एक क्लियर हेडेड असेसमेंट लिखें। क्या यह फ्रेज मेरी करंट फाइनेंशियल रियलिटी में मदद कर रही है या ये मेरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सीमित कर रही है। यहां कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। कई मिडिल क्लास फाइनेंशियल फ्रेजेस असली हिस्टोरिकल ट्रॉमा, हाइपर इन्फ्लेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस के शुरुआती दशकों में बैंक फेलियर्स या अचानक जॉब लॉस की वजह से पैदा हुई थीं। बुरे वक्त के लिए पैसे सेव करने की सलाह आपके पूर्वजों के लिए तब बहुत काम आई जब किसी मुसीबत से बचने का इकलौता तरीका कैश कुशन ही था। लेकिन अगर वही सोच आज आपकी 90% नेटवर्थ को एक लो इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में बिठाकर रख रही है, जहां इन्फ्लेशन के बाद आपको नेगेटिव रियल रिटर्न मिल रहा है, तो समझदारी से निकली एक बात अब एक ऐसे रूल में बदल चुकी है जो आपको रोक कर रख रहा है। शेयर मार्केट सिर्फ जुआ है वाली सलाह ने 1980s में आपके दादाजी को सट्टा बाजार के ब्रोकर्स से बचा कर रखा था, लेकिन आज वही सोच आपको इक्विटी इंडेक्स फंड्स से दूर रख रही है, जिससे ये गारंटी मिलती है कि आपकी वेल्थ बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएगी। स्टेप 3, बिहेवियरल काउंटर एक्शंस आर्किटेक्ट करें। लिमिटिंग मानी गई हर सोच के लिए एक डायरेक्ट बिहेवियरल रिप्लेसमेंट एक्शन डिजाइन करें। कोई काउंटर फ्रेज या अफर्मेशन मत लिखिए, खुद को एक प्रिसाइज ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन दीजिए। यह टेबल इनहेरिटेड लिमिटिंग स्क्रिप्ट्स को इनइफेक्टिव पैसिव मेंटल काउंटर्स और इफेक्टिव कंक्रीट बिहेवियरल एक्शंस के साथ कंपेयर करती है। जब आप डोंट ट्रस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसी स्क्रिप्ट से डील कर रहे हों, तो एक इनइफेक्टिव पैसिव मेंटल काउंटर यह कहना है, मैं मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ज्यादा ओपन माइंडेड बनने की कोशिश करूंगा। एक इफेक्टिव कंक्रीट बिहेवियरल एक्शन यह है,
मैं अपने सरप्लस को 2 सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, एक लो कॉस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाइवर्सिफाई करूंगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मेरी किस्मत को कंट्रोल न करे। जब आप मनी कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिलीज जैसी स्क्रिप्ट को एड्रेस कर रहे हों तो पैसिव काउंटर, मैं बिलीव करता हूं कि मनी पीस और स्टेबिलिटी ला सकता है, इनइफेक्टिव है। इफेक्टिव बिहेवियरल एक्शन यह है, मैं अपनी बैलेंस शीट, अपकमिंग गोल्स और शेयर्ड बजट पर डिस्कस करने के लिए अपने स्पाउस के साथ एक ट्रांसपेरेंट क्वार्टरली 45 मिनट मनी रिव्यू होस्ट करूंगा। फाइनली, इन्वेस्टिंग इज ओनली फॉर वेल्दी एक्सपर्ट्स जैसी स्क्रिप्ट के लिए पैसिव काउंटर, मैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के कैपेबल हूं, इनइफेक्टिव है। इफेक्टिव बिहेवियरल एक्शन यह है, मैं आज ही एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड में ऑटोमेटेड 1000 रुपीज की मंथली SIP सेट अप करूंगा, जो ये प्रूव करता है कि ओनरशिप की शुरुआत छोटी और कंसिस्टेंट पोजीशंस के साथ होती है। स्टेप 4, एग्जीक्यूट वन फाइनेंशियल फर्स्ट। सेक्शन 10.5 में डिटेल में दी गई फाउंडेशनल एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट पर वापस जाएं। किसी एक ऐसे क्रिटिकल स्ट्रक्चरल टास्क को पहचानें जिसे आपने टाल दिया है या जिससे आप बचते रहे हैं, चाहे वह डर की वजह से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव आलस की वजह से हो या इमोशनल डिस्कम्फर्ट के कारण हो। अब अपना टास्क सेलेक्ट करें। अपनी एनुअल इनकम के 10 to 15 टाइम्स के बराबर प्योर टर्म इंश्योरेंस सिक्योर करना, अपने एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए कवर के अलावा एक इंडिपेंडेंट फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना, 6 मंथ्स के बेसलाइन एक्सपेंसेस को कवर करने वाला एक डेडिकेटेड हाई यील्ड इमरजेंसी फंड बनाना, एसेट ट्रांसफर को सेफ रखने के लिए एक क्लियर लीगल विल ड्राफ्ट करना, अलग अलग बैंक अकाउंट्स को कंसोलिडेट करना और सभी एसेट्स में डिजिटल नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट करना। अगले 30 कैलेंडर डेज के अंदर इस सिंगल फाइनेंशियल फर्स्ट को एग्जीक्यूट करने का रिटर्न कमिटमेंट लें। सारी रुकावटों को हटाएं, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करें और इस कंप्लीटेड एक्शन को अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को परमानेंटली फिर से लिखने दें। सेक्शन ब्रेक, द आर्क ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। एक मोमेंट निकालकर पीछे हटें और उस रास्ते को देखें जो आपने इस बुक के जरिए तय किया है। चैप्टर 11, एक्सकावेटिंग द साइकोलॉजी। चैप्टर 10, द फर्स्ट जेन एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट की तरफ ले जाता है, जो चैप्टर 9, एक्सपोजिंग द एक्सट्रैक्शन सिस्टम की तरफ ले जाता है, जो चैप्टर्स 3 through 8, द प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल आर्सेनल की तरफ ले जाता है, जो चैप्टर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन एज ए रेजिस्टेंस की तरफ ले जाता है, जो चैप्टर 1, जनरेशनल क्राइसिस एंड वुल्नरेबिलिटी की तरफ ले जाता है। चैप्टर 1 में हमारी स्टोरी एक जाने पहचाने मिडिल क्लास घर में शुरू हुई थी, जो एक शांत पैनिक से हिला हुआ था, जहां एक फादर की अनएक्सपेक्टेडली जॉब छूट जाती है और एक फैमिली डिम लाइट वाली किचन टेबल पर बैठकर ये कैलकुलेट कर रही है कि सिचुएशन खराब होने से पहले कितने महीनों की सेविंग्स बची हैं। उस सीन ने एक कड़वा सच हाईलाइट किया कि सिस्टमिक फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना इंडियन मिडिल क्लास हमेशा सिर्फ एक मेडिकल क्राइसिस, एक कॉर्पोरेट ले ऑफ या एक खराब लोन दूर रहता है अपनी जमीन खोने से। चैप्टर 2 में हमने इस पूरे वर्क का बेसिक फाउंडेशन सेट किया कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ पर्सनल वेल्थ बनाने का रास्ता नहीं है, ये एक तरह का स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है। इसी के जरिए एवरेज हाउस होल्ड्स पीढ़ियों से चली आ रही ये इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी से बाहर निकलते हैं। चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 8 तक आपने एक टेक्निकल टूलकिट तैयार की। आपने एक एनालिस्ट की तरह अपना कैश फ्लो रीड करना सीखा, एक इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट एलोकेशन मॉडल बनाना सीखा, टैक्स स्ट्रक्चर्स को समझदारी से नेविगेट करना, महंगे डेट को खत्म करना और ऐसे रेजिलियंट पोर्टफोलियो बनाना सीखा जो मार्केट साइकिल्स को झेल सकें। चैप्टर 9 में हमने कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल एक्सट्रैक्शन मशीनरी से पर्दा उठाया, यानी वो हिडन फीस, प्रेडेटरी लोन प्रोडक्ट्स, पुश स्टाइल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और लाइफस्टाइल क्रीप के ट्रैप्स जो आपकी मेहनत की कमाई को आपकी बैलेंस शीट से निकालकर इंस्टीट्यूशनल पॉकेट्स में डालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चैप्टर 10 में आपको टैक्टिकल एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट मिला, यानी वो सटीक स्टेप्स जो फर्स्ट जनरेशन वेल्थ बिल्डर्स के लिए अपनी इमीडिएट फैमिली को सिक्योर करने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सिस्टमिक फाउंडेशन रखने के लिए जरूरी हैं। और यहाँ चैप्टर 11 में हमने इन सब के नीचे छिपी असली नींव को बाहर निकाला है, यानी वो साइकोलॉजिकल स्क्रिप्ट्स, इमोशनल डिफेंस, कल्चरल कंडीशनिंग और इनहेरिटेड नैरेटिव्स जो शांति से आपके एक रुपये के हर डिसीजन को डिक्टेट करते हैं। इस फाइनल पीस के बिना सबसे शार्प टेक्निकल स्ट्रेटेजीज भी आखिरकार फेल हो जाती हैं। आप कंपाउंडिंग मैथमेटिक्स को बिल्कुल परफेक्टली समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अंडरलाइंग आइडेंटिटी कमी, पैनिक या गिल्ट में फंसी है, तो आप मार्केट डाउनटर्न के बॉटम पर बेच देंगे, जरूरी रिस्क लेने से बचेंगे।
या शॉर्ट टर्म सोशल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को सैक्रिफाइस कर देंगे। आपको जो मनी स्टोरी विरासत में मिली है उसे उन लोगों ने लिखा था जो आपसे प्यार करते थे, लेकिन वे अपनी मजबूरियों, डरों और हिस्टोरिकल ट्रॉमा के तहत काम कर रहे थे। उनके पास जो भी लिमिटेड टूल्स और इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने उसी के साथ अपना बेस्ट किया। आज रात के बाद से आप जो मनी स्टोरी लिखेंगे वह पूरी तरह से आपकी अपनी होगी। सेक्शन ब्रेक। द किचन टेबल लेगेसी। यहां क्या दांव पर लगा है यह समझने के लिए सेक्शन 10.7 में डिस्क्राइब किए गए मोमेंट पर वापस चलते हैं। इमेजिन कीजिए कि मेघना एक ब्राइट सैटरडे मॉर्निंग को अपने लेमिनेट किचन टेबल पर बैठी है। उसके सामने उसका लैपटॉप खुला है और साथ में एक सिंपल फिजिकल नोटबुक रखी है। उसका 10 ईयर ओल्ड बेटा आरव उसके कंधे के ऊपर से झुककर स्क्रीन पर क्यूरियस नीले और हरे पाई चार्ट्स को अपडेट होते हुए देख रहा है। मेघना उसे भगाती नहीं है, वह अपनी आवाज धीमी नहीं करती और न ही शर्म से स्क्रीन छिपाती है, जैसा कि उसके अपने पेरेंट्स पैसे की बात होने पर किया करते थे। इसके बजाय वह शांति से एक लाइन आइटम की तरफ इशारा करती है जो उनकी फैमिली का ऑटोमेटेड मंथली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट दिखाता है। यहां देखो आरव, वह बहुत प्यार से कहती है, बिना किसी पैनिक या घमंड के, ये हमारा इक्विटी इंडेक्स फंड है। हर एक महीने ग्रोसरीज खरीदने या मूवीज के लिए पे करने से पहले हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदते हैं। अब हम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, यह पैसा हमारे सोने के दौरान भी हमारे लिए काम करता है। वह शांत बातचीत सिर्फ एसेट मैनेजमेंट का एक इनफॉर्मल लेसन नहीं थी, वह एक बिल्कुल नई फैमिली स्टोरी का पहला सेंटेंस थी। आरव इस सोच के साथ बड़ा नहीं होगा कि मनी डर का कोई सीक्रेट सोर्स है, बाहरी लोगों के कंट्रोल में रहने वाली कोई अनप्रेडिक्टेबल फोर्स है, या घर की हाई स्टेक्स डोमेस्टिक आर्गुमेंट्स के लिए रिजर्व्ड कोई टॉपिक है। वह ये जानते हुए बड़ा होगा कि मनी बस एक टूल है, क्लियर प्रिंसिपल्स, पेशेंस और डेलिब्रेट एग्जीक्यूशन से चलने वाला एक मैनेजेबल सिस्टम है। जब वह अडल्ट वर्ल्ड में कदम रखेगा तो अपनी जर्नी अपनी मदर की शुरुआत से डिकेड्स आगे से शुरू करेगा, पुश्तैनी फाइनेंशियल एंजाइटी के इनविजिबल बोझ से पूरी तरह फ्री। राइट नाउ, इस शांत मोमेंट में आप मेघना हैं। आपके आसपास के लोग, आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन, आपके स्पाउस और अगली जनरेशन जो डायरेक्शन के लिए आपके घर की तरफ देख रही है, वे आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वे नोटिस करते हैं कि आप मनी पर डर के साथ रिएक्ट करते हैं या क्लैरिटी के साथ। वे देखते हैं कि आप फाइनेंशियल चॉइसेस एक्सटर्नल स्टेटस की चाहत में लेते हैं या इंटरनल इंडिपेंडेंस के लिए। आप उन्हें क्या नैरेटिव पास डाउन करेंगे? क्या आप उन्हें सर्वाइवल, एंजाइटी और पैसिव एंड्योरेंस की पुरानी स्क्रिप्ट सौंपेंगे, या फिर आप उन्हें स्ट्रेटेजी, ओनरशिप और स्ट्रक्चरल फ्रीडम पर बना एक क्लियर ब्लूप्रिंट देंगे? सेक्शन ब्रेक। स्टेप अक्रॉस द थ्रेशोल्ड। अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो आप अब वो इंसान नहीं हैं जिसने चैप्टर 1 का पहला पेज खोला था। आप अब ऐसे एक्सट्रैक्शन सिस्टम के अनसस्पेक्टिंग पार्टिसिपेंट नहीं हैं जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी से प्रॉफिट कमाने के लिए डिजाइन किया गया है। आप अपनी अपब्रिंगिंग की डिफेंसिव फाइनेंशियल हैबिट्स को आंख मूंद कर दोहराने के लिए अब बाउंड नहीं हैं। आपने एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बना ली है, एक प्रैक्टिकल टूलकिट तैयार कर ली है और उन साइकोलॉजिकल स्क्रिप्ट्स को पीछे छोड़ दिया है जो कभी आपको रोकती थीं। आपने मनी पर सिर्फ रिएक्ट करना बंद कर दिया है और इसके साथ अपने रिलेशन में खुद को समझना शुरू कर दिया है। वही सेल्फ नॉलेज ही अकेला ऐसा ग्राउंड है जिस पर असली और अनशेकेबल फाइनेंशियल फ्रीडम बनाई जा सकती है। सर्वाइवल का एरा खत्म हो चुका है, स्ट्रेटजी का एरा शुरू हो चुका है। अब चलिए इस बुक के फाइनल मूवमेंट में कदम रखते हैं और इंडिविजुअल सर्वाइवर से एक आउटस्मार्टिंग फाइनेंशियल आर्किटेक्ट बनने के आपके ट्रांजिशन को कंप्लीट करते हैं।